Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dhani Classes. So today's topic is Law of Variable Proportion. ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत हम टाइम डायमेंशंस जब लेकर चलते हैं तो हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिकली टाइम डायमेंशन को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, देन लॉन्ग पीरियड के लिए। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये इंडिकेट करता है, ये जो है अभी जो हम जिसको पूरा डिटेल में समझेंगे वो होगा शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड क्या होता है एक्चुअल में? शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन से हमारा आशय ये होता है कि सपोज जब हम किसी प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम वेरिएबल फैक्टर लेकर चलते हैं और फिक्स्ड फैक्टर लेकर चलते हैं, उस कंडीशन पर जब फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स दोनों हम साथ में लेकर चलते हैं, उस कंडीशन पर हमारी जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो कांस्टेंट है, बट जो वेरिएबल फैक्टर्स की वैल्यू है वो एक होमोजीनियस वे में कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होती रहती है। अब उस कंडीशन पर एक फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, उसके बाद वेरिएबल फैक्टर्स की जब हम यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने के बाद जो अलग अलग फेसेस से जो होकर गुजरता है और एक कंडीशन ऐसी आती है जबकि जो टोटल प्रोडक्शन है वो एक कांस्टेंट होने के बाद फिर से फॉल होने लगता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। और वो किस कारण से कम होती है, यही हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये 3 फेसेस को फेस करता हुआ निकलता है, यानी इसमें 3 स्टेज होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है हम शॉर्ट रन के लिए पढ़ रहे हैं, और शॉर्ट रन में एक्चुअली में हम फिक्स्ड फैक्टर में कोई बदलाव नहीं करेंगे। फिक्स्ड फैक्टर नॉर्मली आप सभी जानते हैं, जैसे सपोज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया और उस कंडीशन पर जो हमारी प्लांट है, मशीनरी है, या हम जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके जो परचेस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, फिक्स्ड फैक्टर जो है वो हमारी कांस्टेंट है और हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में। ठीक, सो ये तो डायग्रामेटिक वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको शॉर्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के शॉर्ट रन को इंडिकेट करते हुए शॉर्ट रन का ये जो टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको पहले इसके अजम्पशन समझा दूँ। अजम्पशन मतलब ये लॉ एप्लीकेबल किस कंडीशन पर होता है। तो ये जो लॉ है इसके कुछ 5 और 6 अजम्पशंस गिवन है, दिए हुए हैं। जैसे ये जो लॉ होता है ये कब वर्क करता है, जबकि वन फैक्टर इनपुट इन वेरिएबल, यानी एक एक करके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स जो भी वेरिएबल फैक्टर्स की हम क्वांटिटी चेंज करते हैं वो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं, हम इसको ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक इक्वल क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है, सेकंड अजम्पशन ये कहता है कि जो अदर फैक्टर्स होते हैं, है ना, फिक्स्ड फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होते हैं और वेरिएबल फैक्टर में हम केवल एक ही, जैसे x1 है, हम इसी को इंक्रीज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ये आगे वर्क करता है। थर्ड अजम्पशन क्या कह रहा है, थर्ड अजम्पशन ये कह रहा है कि ये जो लॉ है ये शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन के लिए होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर फोर्थ वन ये होता है कि फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिएबल, इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो वेरिएबल होता है, चूँकि हमारा लॉ ही वेरिएबल है। सो इसके अजम्पशन आप क्लियरली आप इसको समझ गए होंगे। फिफ्थ अजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस इक्वली एफिशिएंट, यानी इसके जो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट होती है ये होमोजीनियस होती है, मतलब जैसे 1 2, तो हमने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज की है फैक्टर की, ओनली 1 क्वांटिटी हमने इसको इंक्रीज की है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हम जैसे मान लीजिए 3 में 1 प्लस करेंगे देन 4 + 1 = 5, so we are only increasing a 1 unit quantity, so this is called a homogeneous or equally efficient. Last one is given here that कि हम इसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं करेंगे।
है ना। तो ये थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अजम्पशन। अब ये वर्क कैसे करता है इसको मैं डायग्रामेटिक वे में मैंने यहाँ पर 3 फेसेस में समझाया है। इसको हम अलग अलग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बट बाय द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। दैट इज द रीजन आई मेड हियर दैट शेड्यूल ऑल्सो। मैंने यहाँ शेड्यूल बनाया है कि फैक्टर x1 में मैंने 1 यूनिट को इंक्रीज किया, जैसे जस्ट बताया कि ये होमोजीनियस पर वर्क करता है, यानी हमने वेरिएबल फैक्टर में एक एक यूनिट की क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ा दिया। फिर इस यूनिट की क्वांटिटी को बढ़ाने पर इसका टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जैसे 0 है तो 0 तो ऑब्वियस है कि हम कुछ फैक्टर रखेंगे नहीं तो प्रोडक्शन तो 0 होना है। देन अगर हमने क्या किया 1 क्वांटिटी रखी, देन प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन 2 हो रहा है। 2 रखी तो 5, 3 रखी तो 9, 4 रखी तो 12, 5 है तो 14, 6 है तो 15। यहाँ तक आप ये देखेंगे कि ये जो कहना चाहिए टोटल प्रोडक्शन है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना। उसके बाद ये कंडीशन आती है तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, यानी 6 के बाद अगर हम 7 यूनिट भी बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे फॉल होने लगता है टोटल प्रोडक्शन। अब इसके भी अलग अलग रीज़न है, ये जब मैं फेसेस आपको समझाते जाती हूँ फिर आपको ये रीज़न बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि इसका जो टोटल प्रोडक्शन है ये पहले तो बढ़ता है देन फिर ये कम होने लगता है। अब ये देखिए अब टोटल प्रोडक्शन है तो हम इसका मार्जिनल प्रोडक्शन भी निकालेंगे। इसका 0 है, 2 है, अब ये 3 कैसे आया, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आया। ये मार्जिनल प्रोडक्शन में जनरली हम टोटल प्रोडक्शन में से प्रीवियस यानी जिसका हमको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में हमने सॉल्व किया था, वैसे ही हम क्या करते हैं उसके प्रीवियस जो फैक्टर है वो प्रीवियस जो प्रोडक्शन है प्रीवियस जो भी उसका वेरिएबल दिया उसको हम माइनस कर देते हैं। तो 12 में से 9 माइनस हुआ तो 3, इस तरह से हमने इसका मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल लिया। अब बात करते हैं अलग अलग फेसेस की तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फेस की। फर्स्ट फेस मैंने यहाँ देखिए हम यहाँ पे जो एक्चुअल में इसका लॉ को हम आइडेंटिफाई करेंगे वो हम इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो वो तो फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट है फिक्स्ड फैक्टर, और वेरिएबल की यूनिट हम बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट लेकर चलते हैं कि कितना इसमें चेंजेस हुआ है। तो फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि जब यहाँ पर 1 यूनिट थी तो 2 और 2 यूनिट है तो 3 यूनिट है तो 4, है ना। ये फर्स्ट फेज मैंने यहाँ पर रखा है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ रहा है फर्स्ट फेज में। अब हम ये समझेंगे कि फर्स्ट फेज में बढ़ने के क्या रीज़न होते हैं, यानी जो लॉ में देखा हमने कि फर्स्ट फेज में आप जितने भी अमाउंट को बढ़ाते हो उसमें प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का क्या कारण है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 20 करोड़ रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 200 समथिंग करोड़ के आपने प्लांट मशीनरी, वो 200 करोड़ जो रुपीज़ है वो तो आपका पर्टिकुलर क्या था, फिक्स्ड फैक्टर हो गया, फिक्स्ड फैक्टर हो गया। अब हमने वेरिएबल फैक्टर लिया, वेरिएबल फैक्टर क्या ले लिया हमने, 20 करोड़ रुपीज़। तो 20 करोड़ रुपीज़ से जब आपने स्टार्ट किया था तो इसका मार्जिनल प्रोडक्शन यानी मान लो 100 यूनिट, ऐसा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 यूनिट समथिंग इसका प्रोडक्शन हुआ। अब 20 करोड़ में यदि हम 2 करोड़ और इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर ये इंक्रीज होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, इसके इंक्रीज होने का, ये फर्स्ट फेज के सामने आने का क्या रीज़न होता है, इसके कुछ 3 कॉजेज़ दिए हुए हैं। 3 कॉजेज़ में जैसे फर्स्ट कॉज ये होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी जब व्यक्ति के पास नई नई मशीन आएगी उसका वो जब उपयोग करता है तो प्रोडक्शन भी उतना बेटर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए 19 में प्रोडक्शन हुआ, 2019 में जितना हुआ 20 में और बढ़ जाएगा, 13 में और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि 21 में और बढ़ जाएगा। उसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी मशीन, जैसे आप मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी कुछ समय
स्टार्टिंग में 2 महीने स्टार्टिंग में लोगे तो आप अच्छी चलती है, फिर थोड़ा अगर वो ऑन रोड हो गई तो और बेटर चलेगी, फिर और बेटर चलेगी, है ना। न्यू मशीनरी का हम जो है यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका कॉजेज, फर्स्ट कॉजेज दिया है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कि हमारे पास नई नई मशीनें हैं, नए नए प्लांट्स हमने लगाए हैं, प्लांट मशीनरी स्टार्ट की है, तो उसका हम यूटिलाइजेशन बेटर करेंगे, है ना। दूसरा इसका रीज़न है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यानी क्या करेंगे कि जो मशीनें हैं उसको संचालित करने के लिए, चलाने के लिए जो लेबर रखेंगे, जो एम्प्लॉयज़ रखेंगे वो भी बेटर रखेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तीसरी कंडीशन ये रहती है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत बेटर होता है। क्यों? क्योंकि मशीनें तो नई नई है, साथ के साथ हम क्या करते हैं कि लेबर लगा लिए या और भी जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट करने के लिए लगा लिया, तो वो उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत बेटर होता है। तो इस फर्स्ट फेज में मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड फेज। सेकंड फेज में ये क्या कहता है, सेकंड फेज में ये धीरे धीरे कम हो रहा है। सेकंड फेज के कम होने के भी कुछ रीज़न होते हैं। उसके रीज़न क्या होते हैं कि अब हमने यहाँ तक तो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, 5 साल 6 साल तक हमने बहुत यूज़ किया, ठीक है, मशीन का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मशीन की भी अपनी एक क्या कहना चाहिए, कैपेसिटी होती है। तो उस कंडीशन पर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी व्यक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति ने देखा कि 20 करोड़ के बिजनेस से 2 करोड़ रुपीज़ अगर हम हर साल लगा के इतना कर रहे हैं, तो वो वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा, है ना। वर्किंग आवर्स बढ़ाएगा तो मशीन को और ज़्यादा क्या कहना, मशीन को रिलैक्स नहीं देगा, मशीन से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। उस कंडीशन पर क्या होता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। यहाँ पर मशीनों का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, इस कारण से ये सेकेंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता जाता है। सेकेंड है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स मतलब अब मशीनें तो जो चल रही थी वही है, कोई नई टेक्नोलॉजी तो लाई नहीं है ना। उस कंडीशन पर भी धीरे धीरे ये जो है मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता जाता है। उसके बाद भले ही मशीनों से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन वेरिएबल्स आप उतने ही बढ़ा रहे हैं। वेरिएबल तो कांस्टेंट वैल्यू है, एक है तो एक ही आप बढ़ा रहे हैं। तो उस एक वैल्यू से यहाँ पर मशीन, मतलब मान लो 2 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अब मशीनों की सर्विसिंग और मशीनों में अलग अलग टूट फूट डैमेज जो कहते हैं ना, वो सब चीज़ की भी तो रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम वो सब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे फॉल की ओर जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। तो ये सेकंड फेज हो गया हमारा। अब बात करेंगे थर्ड फेज की। थर्ड फेज से हम क्या, ऐसा क्या होता है कि प्रोडक्शन में हमने क्या किया कि फैक्टर तो उतने ही बढ़ाते जा रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर हमारे कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हुआ, है ना। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में, मार्जिनल प्रोडक्शन में धीरे धीरे माइनस की ओर चला गया। मतलब माइनस की ओर जाने का मतलब वो नीचे हो गया, कम हो गया। पहले तो क्या था, एटलीस्ट कांस्टेंट था तो ठीक था, बट ये प्रोडक्शन और कम होने लगा। उसका रीज़न समझिए, इसके भी कुछ कॉजेज़ हैं। जैसे फर्स्ट कॉजेज़ दिया हुआ है कि फिक्सिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। हमने जो यहाँ फिक्स्ड फैक्टर लेके चले हैं वो फिक्स है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नई टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन वी आर नॉट यूजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, वी आर एज इट इज़, है ना। तो ये एक रीज़न ये है। सेकंड रीज़न क्या, ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अब हमने उन मशीनों के लिए लेबर है ना, और भी जो कहना चाहिए अमाउंट भी लगा दिया, और भी एक्स्ट्रा लेबर लगा दिए ताकि प्रोडक्शन अधिक हो। लेकिन मशीन की तो अपनी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, मशीन अपनी कैपेसिटी से बाहर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ये माइनस में चला गया। फिर लास्ट है डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो। अब चूंकि हमने फिक्स्ड फैक्टर तो क्या किया, एज इट इज़ वैसा का वैसा रखा, और वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जा रहे, तो रेशियो जो था वो डिफेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेशियो लेकर चले थे उस रेशियो से ही तो प्रोडक्शन बेटर होगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन पीरियड के लिए, शॉर्ट रन पीरियड क्यों कह रही हूँ मैं, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग इन अ फिक्स्ड फैक्टर, वी आर ओनली चेंजिंग इन अ वेरिएबल फैक्टर्स एंड दैट चेंजिंग ओनली द होमोजीनियस। वो जो चेंजेस हो रहे हैं केवल होमोजीनियस हो रहे हैं, उस कंडीशन पर ये इस तरह से लॉ काम करता है। तो ये 3 फेसेस से होकर गुजरता है। इसके लिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, एक डायग्राम की ओर एक नज़र डाल देते हैं हम।
हमने देखा कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है 1 से लेकर 7 तक ही हुआ है, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है वो ये दिया हुआ है। फर्स्ट फेज में डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये टोटल प्रोडक्शन, यहाँ से मैंने मार्जिनल प्रोडक्शन बताया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में आप देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ से देखिए 1 2 3 में आप देखते हैं कि 1 2 3 3 यूनिट में जब हम देखते हैं तो ये बढ़ता जा रहा है। फिर ग्राफ धीरे धीरे फॉल की ओर हो रहा है, मतलब 7 तक अगर हम जाते हैं, 7 में यहाँ कांस्टेंट रहेगा 15 में, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फेज यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट कंडीशन पर। अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे कि ये जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में, इसको हम फर्स्ट फेज लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में ये जो है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद आगे जाकर ये धीरे धीरे इंक्रीज होते होते फिर हम क्या देखते हैं कि 4 5 6 में इसकी जो वैल्यू है, ग्राफ जो है वो धीरे धीरे टर्न होता हुआ फिर नेक्स्ट इसमें जब 8 9 में जाते हैं तो ग्राफ जो है वो नीचे की ओर झुकता जाता है। मतलब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ है पहले पॉजिटिव वे में इंक्रीज होगा, देन फिर नेगेटिव वे में इंक्रीज होगा। सो आज हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंतर्गत शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे वर्क करता है इसके अजम्पशन समझे। अजम्पशन के साथ साथ हमने इसको 3 फेसेस में पूरा कंप्लीट समझा। अब ये शेड्यूल के जरिए, डायग्राम के जरिए मैंने आपको बताया, और कुछ अजम्पशन के साथ साथ मैंने इसके कुछ रीजंस भी बताए। अगर इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया हो सो यू कैन कमेंट मी। अगर समझ में आया है सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you and have a nice day.